एक बार पुनः शेखर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमलेश कुमार सिंह इतिहास का तीसरा अंक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने पहले दो अंकों में इतिहास से संबंधित कुछ विषयों को, कुछ उनके खंडों को और कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसकी रोचकता को बढ़ाया जाए, और दूसरे अंक में हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का एक समग्र परिचय प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वो एक संक्षिप्त परिचय था। अब धीरे धीरे उसके खंडों को हम एक एक खंडों को लेकर चलेंगे। पहले प्राचीन इतिहास को, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को, फिर आधुनिक इतिहास को, और सबसे अंत में हम कला और संस्कृति को डिस्क्राइब करेंगे। और पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, लिखने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। हम प्रत्येक अंक का एक पीडीएफ नोट्स बनाएंगे। वो नोट्स हम टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे लेक्चर में मिस हो गई है, उसको हम उस नोट्स के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, पढ़ने की अप्रोच समझें, पढ़ने का तरीका समझें, और कैसे आपने जो टाइम टेबल फ्रेम किया है उसमें इतिहास विषय को रखें और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव स्टडी बढ़ाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम लगातार इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इतिहास के सभी खंडों को छुएंगे और उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मानव पैदा हुआ, मानव का क्रमिक विकास हुआ। आज हम देखते हैं कि जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे विवाह हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, नातेदारी हो सकती है, ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्कृतियां और सभ्यता हैं। आखिर इनका विकास कैसे हुआ? एक शिकारी, एक आखेटक, एक घुमंतू, एक बर्बर आदिम जनजाति से, आदिम जाति से, आदिम मानव से हम कैसे एक सभ्यता तक पहुंचे, होमोसेपियंस तक पहुंचे, आज हम 21वीं सदी तक पहुंचे। हमने कैसे कृषि का विकास किया, कैसे मुद्रा का विकास किया, कैसे सांकेतिक मुद्रा का विकास किया, कौन कौन से ऐसे चरण थे, कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं थीं, किन किन भौगोलिक क्षेत्रों में कौन कौन से विकास हुए, किस दर के साथ विकास हुए, इन समस्त पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक मोटी समझ आपकी विकसित होनी चाहिए कि हम एशियंट इंडिया में पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि जब हम प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ेंगे तो हमको शुरू से बताया जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स में हम शुरू से पढ़ते हैं, अन्य बुक्स में भी हम शुरू से पढ़ते हैं कि मानव शुरुआत में बहुत घुमंतू था, शिकारी था, आखेटक था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई समाज नहीं था, कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, राज्यों का उदय नहीं था, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, संविधान नहीं था, कोई संहिता नहीं थी, कोई पैनल कोड नहीं था, कोई जुडिशरी नहीं थी, कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। हर व्यवस्थाओं से रहित वह मानव कैसे रहता था? उस मानव ने कैसे कैसे अपने को विकसित किया और इन सारी संस्थाओं का निर्माण किया, जो सारी संस्थाएं आज आधुनिक युग में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका अस्तित्व है। हमारी यात्रा मानव के उद्विकास से लेकर कैसे घुमंतू, बर्बर, शिकारी, आखेटक से आज की सिविल सोसाइटी, आज के सभ्य समाज तक होगी, इसकी एक रूपरेखा, इसका एक खाका, इसका एक फ्रेमवर्क करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आदिम समाज घुमंतू, बर्बर और शिकारी, आखेटक था। उसके बाद में उसने धीरे धीरे, ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों में वो आखेटक और शिकारी से पशुपालन करने लगा और शिकार उसने पूर्णतः त्याग कर दी, ऐसा नहीं है।
किसी किसी क्षेत्र में शिकार साथ में पशुपालन के साथ में जारी रहा, किसी किसी क्षेत्र में पशुपालन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया और शिकार को छोड़ दिया गया। लेकिन उस समय के विश्व में हर क्षेत्र में, हर एक भौगोलिक क्षेत्र में विकास के पैमाने, पैरामीटर्स अलग अलग थे। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एशिया में विकास की अवस्था ये रही होगी, अफ्रीका में विकास की अवस्था ये रही होगी, या उत्तरी अमेरिका में विकास की अवस्था ये रही होगी। हर जगह विकास की अवस्थाएं अलग अलग थीं। एक कालक्रम के लोग एक समान विकास नहीं कर रहे थे। सब जगह की भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियां भिन्न थीं। इसलिए हम कहते हैं कि पशुपालन भी था, उसके बाद शिकार भी जारी रही। जैसे जैसे पशुपालन का महत्व आदिम मानव को समझ में आया कि पशु सिर्फ खाने की वस्तु नहीं है, ये पालने की भी वस्तु है। ये दूध भी दे सकते हैं, ये ऊन भी दे सकते हैं, ये ईंधन भी दे सकते हैं। तमाम तरीके की ऐसे पहलुओं पर जब चर्चा पर चर्चा हुई, उसके बाद मानव धीरे धीरे पशुपालन के साथ कृषि की ओर अग्रसर हुआ, और पशुपालन से कृषि की ओर जब अग्रसर हुआ तो वो मानव समाज के जीवन में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और ये यात्रा जो हम कर रहे हैं, इस यात्रा में हम पाएंगे कि मानव ने धीरे धीरे जो अपनी यात्रा घुमंतू से शुरू की और कृषि तक पहुंचाई, इस यात्रा में लाखों वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस है, लगभग जो पुराना डेटा था वो ये कहता है 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पहली बार उसके अवशेष प्राप्त हुए थे। लेकिन जो नया डाटा आया है वो ये कहता है लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है उसके अवशेष पाए गए, उसके फॉसिल्स पाए गए। तो ये करोड़ों वर्षों की, लाखों वर्षों की एक यात्रा है, और इस यात्रा को हमें समझना है कि उस करोड़ों लाखों वर्ष की यात्रा को हम छोटे समय में कैसे समझें। क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो बनाया जा रहा है, इस लेक्चर के माध्यम से आपके प्रतियोगी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तो संक्षिप्त में मिनिमाइज करके हम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो विषय का पोर्शन, जो एरिया, जो क्षेत्र जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और उससे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इसकी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। मानव घुमंतू से पशुपालन शुरू करता है, पशुपालन के साथ साथ फिर कृषि शुरू करता है। कृषि की जब शुरुआत हो जाती है तो मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कृषि की शुरुआत होने के बाद मानव का जो घुमंतू नेचर था, प्रकृति थी, उसमें बदलाव आना शुरू होता है। खाना बदोश, खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसके नेचर में, इसके लक्षण में, इसकी प्रकृति में बदलाव होना शुरू होता है, और वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी निवास की कोशिश करता है और कुछ नए फसल चक्रों को देखता है, समझता है, उनके हिसाब से अन्नों का उत्पादन करता है। और जब अन्न का उत्पादन शुरू करता है, उस समय जो अन्न पैदा होता था बहुत ही सीमित मात्रा में पैदा होता था, और बमुश्किल वो रहन सहन के लिए ही उनको उत्पादन हो पाता था। अतिरिक्त उत्पादन के लिए वो प्रयासरत नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे एक बड़ी घटना घटित होती है जिसको कहते हैं कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस, जब कृषि की शुरुआत में एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, वह घटना उस आदिम समाज में, उस आदिम मानव समाज में क्रांतिकारी घटना थी। जब कृषि अधिशेष हुआ तो हमारे खाने के लिए तो अनाज हमें
खा लिया, उपलब्ध करा लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच गया, जो अधिशेष सरप्लस, उसका हम क्या करें? भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब अधिक मात्रा में हम भंडारण कर लेंगे तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको उसके लिए कुछ संसाधन या कुछ साधनों को जुटाना पड़ेगा, जो उस समय बहुत मुश्किल थे। तो एक नई व्यवस्था का इजाद होना हो, वो एक नई व्यवस्था क्या थी? वस्तु विनिमय के रूप में, बार्टर सिस्टम के रूप में। मुद्रा का चलन नहीं था, किसी प्रकार की मुद्रा नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, परिवहन नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उस अधिशेष को पहुंचाया जाए, बेचा जाए, क्योंकि व्यापार नहीं था, व्यापारी वर्ग उस समय नहीं था, ना तो व्यापार का उदय हुआ था, ना तो किसी तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटी होती थी, ना तो मार्केट थी, कोई बाजार थी। तो उस समय जो बार्टर सिस्टम था, उसके माध्यम से एक समाज एक वस्तु का उत्पादन करता था, कोई समाज दूसरी वस्तु का उत्पादन करता था, और ऐसा लगता था कि अगर उनके बीच कोई कनेक्शन है, किसी तरीके का आदान प्रदान है, आना जाना है, तो उसके माध्यम से किसी वस्तु की अधिकता हमारे पास है, किसी वस्तु की अधिकता उनके पास है, तो उसका आदान प्रदान कर लिया जाता था। और इस माध्यम से, इस वस्तु विनिमय के माध्यम से एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खामी यह थी कि मान लीजिए हमको आज गेहूं की आवश्यकता है और आपके पास धान है और हमें धान की आवश्यकता नहीं है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का जो सबसे आवश्यक गुण था कि दोनों की आवश्यकताएं समान हों, जरूरतें समान हों, वस्तु विनिमय तभी चल सकता था। उनमें से किसी एक व्यक्ति की अगर जरूरत कम है या एक व्यक्ति की जरूरत ज्यादा है, तो उस समय वस्तु विनिमय सफल नहीं था। तो यह वस्तु विनिमय की सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण शर्त थी। उसके बाद जब वस्तु विनिमय धीरे धीरे हुआ, उसके बाद जब कृषि बहुत ज्यादा होने लगा, मानव स्थायी बस्तियां बसाने लगा, कृषि में भी कई किस्मों का उत्पादन होने लगा, कई फसलों का उत्पादन होने लगा, एक फसल चक्र का किसानों ने पालन किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ? व्यापार का उदय हुआ। व्यापार का जब उदय हुआ तो हम सब जानते हैं कि बिना मुद्रा के व्यापार संभव नहीं है। उसके लिए मुद्रा एक आवश्यक शर्त है, चाहे वो सांकेतिक मुद्रा हो, चाहे धातु से बनी कोई मुद्रा हो, सोना चांदी हो सकता है, हीरे जवाहरात हो सकते हैं। बिना मुद्रा के, बिना सांकेतिक या धातु ये मुद्रा के व्यापार संभव नहीं था। तो व्यापार के लिए एक आवश्यक शर्त थी मुद्रा। तो मुद्रा का आविष्कार हुआ, करेंसी आई। करेंसी के बाद जब व्यापार का उदय हुआ, करेंसी आई, एक अर्थव्यवस्था बनी, एक इकोनॉमी जनरेट हुई, एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था। लेकिन उसका जो नेचर था, उसकी जो प्रकृति थी, स्थानीय थी। उस समय कोई ग्लोबल मार्केट जैसा टर्म नहीं था, क्योंकि संचार के साधन नहीं थे, लोग शिक्षित नहीं थे, किसी तरीके से भौगोलिक क्षेत्रों में आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी, परिवहन के साधन का अभाव था, संचार के साधनों का अभाव था। तो किसी भी सभ्यता या संस्कृति की जो अर्थव्यवस्था थी सीमित थी, उसका बहुत हद तक विस्तार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने विकास किया, संचार के साधनों का उदय हुआ, परिवहन के साधनों का विस्तार हुआ, और जब एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क में आए, तो एक दूसरे की जरूरतों का उन्होंने एहसास किया, उसके हिसाब से अपने यहाँ उन चीजों का उत्पादन शुरू हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई। धीरे धीरे व्यापार इस स्तर तक बढ़ा। उस व्यापार में राज्य का निर्माण क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है जब एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र हो, उसकी अपनी एक जनसंख्या हो, और जो सबसे आवश्यक गुण है उसका, वो है उसकी प्रभुसत्ता। राज्य की जो सबसे आवश्यक शर्त है वो है उसकी प्रभुसत्ता, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से। अगर राज्य
किसी बाहरी हस्तक्षेप से चल रहा है तो वो राज्य नहीं है, वो उपनिवेश है। राज्य की आवश्यक शर्त को पूरा अर्थव्यवस्था ने किया। जब हम आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं, हम शक्तिशाली हो जाते हैं, तो राज्य एग्जिस्टेंस में आता है, अस्तित्व में आता है। राज्य आया, राज्य के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। परिवार सबसे छोटी सामाजिक संस्था मानी जाती है। परिवार, विवाह, नातेदारी, उनमें भी कई तरीके के ऐसे प्रकार हैं। इन सारी संस्थाओं ने मिलकर सामाजिक ढांचे को तैयार किया। सामाजिक ढांचों के अस्तित्व में आने के बाद नैतिकता, मूल्य, विचार, चिंतन, विवेक, तर्क, इन सारे शब्दों का, इन सारे तत्वों का समाज में एक गहरा प्रभाव पड़ा और चिंतन, दर्शन, इस क्षेत्र में ऐसे तमाम विद्वानों ने अपना अपना योगदान दिया। और धीरे धीरे हम देखेंगे मध्यकाल में कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है और उसमें उन तमाम कुरीतियों को, उन तमाम प्राचीन परंपराओं को जो अविवेकशील थी, जो तर्क विहीन थी, जो अंधविश्वास पे टिकी हुई थी, जो आडंबरों पे टिकी हुई थी, जो वैज्ञानिक पद्धति से जिनकी पुष्टि नहीं होती थी, प्रमाणिक नहीं थी, उन सबको चुनौती मिली। और उन चुनौतियों से उन्होंने जब सामना किया तो वहां पर विजय जो होती है वो वैज्ञानिक पद्धति की होती है, तर्क की होती है, विवेक की होती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मध्यकाल होते हुए जब आधुनिक काल तक हम पहुंचते हैं तो भारत में भी एक पुनर्जागरण काल शुरू होता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में हमने उन मूल्यों को, उन सामाजिक सुधारों को, उन आर्थिक सुधारों को, सती प्रथा जैसी कुप्रथा को हमने बंद किया है, दास प्रथा जैसी प्रथा, कुप्रथा को हमने बंद किया है। अंग्रेजों ने उसको बंद किया है अपने पॉलिसीज के माध्यम से, अपने एक्ट्स के माध्यम से। इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। हमने आज आपको बताया कि आदिम मानव समाज घुमंतु से कैसे पशुपालक बना, पशुपालक से कैसे कृषि शुरुआत की, कृषि के बाद कृषि शेष बचा, वस्तु विनिमय, व्यापार का उदय, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, राज्यों का निर्माण, सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, इन सारी चीजों का हमने एक खाका खींचा है। अब धीरे धीरे हम आपको लेके चलेंगे, जो सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे, मानव का उद्विकास। मानव का उद्विकास से पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको बहुत रुचि है टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में, तो आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा जी हैं, उनकी बहुत ही शानदार किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए आप सतीश चंद्रा, बहुत ही शानदार किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो तीसरी किताब है, इसके बारे में आप सब परिचित हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की किताब सबसे लोकप्रिय है। इन किताबों के माध्यम से एनसीईआरटी 6 to 12 आप हिस्ट्री के लीजिए, उनको पढ़िए, और एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ ये 3 रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं। इतने में मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को ठीक से समझ पाएंगे। धन्यवाद।